सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एमडी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ओहदों से हटा दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली और आमिर अतीक को फौरी SNJAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सेक्रेटरी इंजीनियरी डॉक्टर नईम रऊफ को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन रजा से। हसन रजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब और MD पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी तौर पर ओहदों से हटाते हुए महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SNJAD रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उस्मान अली खान जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के ओहदे पर तैनात थे और इनके साथ साथ इनको चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चार्ज भी इन्हीं के पास था, इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाते हुए SNJAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आमिर अतीक खान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी थे, इनको भी ओहदे से हटाते हुए SNJAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। डॉक्टर नईम रऊफ जो कि सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब तैनात हैं, इनको सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब और चेयरमैन पंजाब ट्रांजिट अथॉरिटी के ओहदे के हवाले से दोनों एडिशनल चार्ज इनको सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर नईम रऊफ जो कि एक बेहतरीन ऑफिसर समझे जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब के तौर पर पहले ही काम कर रहे हैं, इनको जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब का एडिशनल चार्ज दिया गया है ताकि ये बेहतरीन तरीके से दोनों जिम्मेदारियां जो है वो अंजाम दे सकें। दोनों जिम्मेदारियां अंजाम दे सकें। ठीक है हसन रजा, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। महंगाई में इजाफा हुआ है और इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हुआ। सलियाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। आलू, प्याज, टमाटर, अंडे समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। आलू, प्याज, टमाटर, अंडे समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। तो आपको अपडेट करें, महंगाई में इजाफा हुआ है, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। उधर शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। एक माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। चीनी की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीनी की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई के साथ साथ चीनी की कीमत में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आटे के बाद अब चीनी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। एक माह में चीनी की परचून पर फी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़कर 160 रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें 100 किलो की बोरी जो है एक्स मिल रेट 11,000 से बढ़कर 13,600 की हो गई। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है। थोक मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपये इजाफा, जबकि एक माह में 100 किलो वाली बोरी जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिसमें 13,600 रुपये तक पहुंच गई है। और इस वजह से होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपये बढ़ी है, जबकि परचून पर मनमाने दामों फरोख्त जो है सिलसिला जारी है। 150 से 160 रुपये फी किलो चीनी की फरोख्त जारी है। चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार हुकूमत है, जिसने मिल मालिकों को एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी। होलसेलर्स का ये भी कहना है कि चीनी एक्सपोर्ट करने से मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा हुई, जिसमें गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपये किलो थी, जबकि एक माह कबल तक चीनी की एक्स मिल रेट का मुताबिक 110 रुपये फी किलो में पड़ती है। होलसेल का ये भी कहना है कि आज चीनी एक्स मिल रेट के मुताबिक 135 रुपये फी किलो में पड़ रही है, जबकि परचून माफिया अपने मुताबिक कीमत जरूरत से ज्यादा वसूल कर रहा है। ठीक है इमरान अकबर, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।
ओपन मार्केट में गंदम 50 रुपये महंगी, गंदम की फी मन कीमत 4,800 रुपये से तजावुज़ कर गई। 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपये तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखते हैं। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार, गंदम 50 रुपये महंगी, फीमन कीमत 4,800 रुपये से तजावुज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये से तजावुज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपये में बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम बरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने 1.5 अरब से जायद के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 50 मिलियन जारी किए गए। इसी पर मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, आगाह कीजिएगा, फंड्स जारी कर दिए गए? तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने 1.5 अरब से जायद के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 50 मिलियन जारी किए गए हैं। इस हवाले से आपको आगाह करें तो इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने 1.5 अरब से जायद के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 50 मिलियन जारी किए गए। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम मेयो हस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। वो भी देख सके। माँ की भी आंखों में सब कंजंक्टिवल हेमरेज हैं, तशद्दुद की निशान, बहुत सारे निशान हैं उसकी माँ के जिस्म पे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको सेहत देगा। और उस दरिंदा सिफ्त इंसान को जो उनका वालिद है, अल्लाह ताला उनको सजा देगा ही देगा। मेरा ख्याल है ये बर्बरियत की इंतहा है। और ये हमारी सोसाइटी में ऐसे मामलात हो रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी होने पे भी हमारे समय फ़ख्र नहीं हो सकता। और ये अनफॉर्चुनेटली ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस ख्वाब पे अल्लामा इकबाल ने या कायद आज़म ने इसका अमली जामा पहनाया था। हम उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ हमारी कलियाँ, बच्चियाँ, बेटियाँ फूलों की तरह खिलती हैं और फिर वो एक शहरी बनती हैं, एक अच्छी माँ बनती हैं, अच्छी बहन और अच्छा एक पाकिस्तानी बनती हैं। इनको अभी कली को कली के वक्त ही ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि वो मुरझा जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। और इसका जो हम कर सकते हैं दुनियावी तौर पे, वो तो हम यही कर सकते हैं कि उस दरिंदे को दरिंदगी का वो सज़ा दी जाए कि कोई बाप ऐसा सोचे भी नहीं। वैसे भी कोई बाप अल्हम्दुलिल्लाह 99% बाप ये नहीं सोचते। वो तो बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी आपको जन्नत में लेके जाएगी उंगली पकड़ के, और बेटी को ये रुतबा दिया। और वो खुद बेटियों को बहुत, हज़रत फातिमा ज़हरा को बहुत प्यार करते थे। तो ये ना ये मज़हब के करीब है, ना हमारी जो मुल्क की विजन है ये उसके कोई करीब है। बहुत दूर चले गए हैं। और हम समझते हैं कि इस पे ऐसा इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कानून नहीं कि उसको मौत की सज़ा मिले, लेकिन मौत की सज़ा भी ये नाकाफ़ी होगी जो उसने दरिंदगी अपनी बेटियों के साथ की है। और जो किया है मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। और जो उसने अपनी बीवी के साथ किया है, ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इनका ख्याल करना है, इन बच्चियों का। और हमने ये भी फैसला किया है, बिकॉज मैं बतौर मिनिस्टर सोशल वेलफेयर ये मेरा काम है कि इनकी लॉन्ग टर्म वेलफेयर करें। ये बेटी जो एमन है, इसको भी मैंने पूछा, वो पढ़ना चाहती है, वो इंशाल्लाह पढ़ के डॉक्टर बनेगी हमारे जैसी, और शायद हमसे भी बेहतर डॉक्टर बने। हमारा फ़र्ज़ है हुकूमत का, और चीफ मिनिस्टर साहब की भी ये हदायत है कि इसको हम वही फैसिलिटीज़ देंगे जो मेरी बेटी को मिली हैं या चीफ मिनिस्टर की बेटी को मिल रही हैं। हम ऐसे ही स्कूल में इनको पढ़ाएंगे, चाहे वो दानिश स्कूल है, चाहे कोई भी स्कूल है, ताकि इसको वो अपॉर्चुनिटी मिले
کہ اس ایڈورسٹی میں اس جو ایک اتنے بڑے زخم اس کو لگے ہیں، اس کے دماغ پہ، اس کے جسم پہ، ہم نے معاشرے کے طور پہ اس کو کمپنسیٹ کر کے اس کو اس ایڈورسٹی کو اپرچونٹی میں اس کے لیے کنورٹ کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض عین ہے۔ تو اور میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ تمام فیملی شفٹ ہو جائے ادھر، تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کا پورا بوجھ اٹھائے گا، ہر طریقے سے بوجھ اٹھائے گا، چاہے وہ صنعت دار میں یہ بچی کی ماں کام کرے گی یا ہمارے قصر بہبود میں کام کرے گی۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا چھٹا اجلاس ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی۔ جناح ہسپتال کی نئی ایمرجنسی میں کارڈک یونٹ بنانے کی منظوری دی گئی۔ منصوبے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا چھٹا اجلاس ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی۔ جناح ہسپتال کی نئی ایمرجنسی میں کارڈک یونٹ بنانے کی منظوری دی گئی۔ منصوبے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا چھٹا اجلاس ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کے بارے میں۔ حاجی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے چھٹے اجلاس میں جو ہے وہ چنیوٹ کے دیہات کو سیلاب سے بچانے کے لیے فلڈ پروٹیکشن بند کی اصولی طور پر منظوری دے دی گئی، اور اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چنیوٹ فلڈ پروٹیکشن بند جو ہے اس کے لیے معمول سے ہٹ کر کام کیا جائے، ورنہ باقی ماندہ دیہات کی جو ہے وہ ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان اور راجہ پور میں سیلاب کی وجہ سے متاثر ہونے والے چینل، ڈرین اور ڈرینیج کی بحالی پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی، جبکہ لاہور میں مین بولیوارڈ گلبرگ جو سینٹرل پوائنٹ سے واٹر روڈ، ڈیفینس موڑ اور بیریا روڈ کی طرف سے جانے والا سالانہ جو روڈ ہے اس کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ رائے گنج روڈ پہ ملتان روڈ تک جو لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ ہے اس پروجیکٹ کو بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح جناح ہسپتال کی نئی ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ جناح ہسپتال کی نئی ایمرجنسی میں کارڈک یونٹ بھی بنایا جائے گا، اور محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کے اسپتالوں میں ICU پیشنٹس کیئر مینجمنٹ کے لیے نرسوں کی 515 نئی اسامیوں کی منظوری دی گئی، جبکہ اٹک، بہاول نگر اور لیا میں 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کو جنرل اسپتالوں میں تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے لیے ورلڈ بینک کے پروگرام کے معاہدے پر دستخط کے لیے مجاز اتھارٹی کی نامزدگی کی منظوری دی گئی، اور اس موقع پر پائیدار ترقی کے اہداف کے پروگرام کے اثر نو فنڈز کے اجراء کی بھی منظوری دی گئی، جبکہ محکمہ توانائی کے چیف انجینئر پاور کے ریکنسیلیشن سیل کے لیے جو ہے وہ منظور شدہ 13 اسامیوں پر بھرتی کی بھی منظوری دی گئی۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری اور 2 حصوں میں تقسیم کا معاملہ۔ PIA ملازمین کا حکومت کے خلاف احتجاج جاری۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر عملے نے احتجاج کیا۔ PIA کا عملہ بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر دفاتر میں آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سے۔ راہیل، بتائیے گا۔ PIA کی نجکاری اور 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا یہ معاملہ جس کا PIA ملازمین کی حکومت کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں تمام ایئرپورٹس پر جو عملے نے عارضی طور پر لامتی طور پر پرمشن ہڑتال بھی کی اور بازو کو سیاہ پٹیاں باندھ کر وہ احتجاج کیا۔ PIA کی جو یونین ہے ان کے جنرل سیکرٹری رانا شراف کا کہنا یہ تھا کہ PIA کی ٹیم ملک کی ہڑتال کی کال جو ہے وہ دے دی ہے۔ اگر حکومت نے ایئر لائن کی آؤٹ سورسنگ نہ روکی تو ملک ایئرپورٹ تو تمام ملکی ایئرپورٹ جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ پاکستان کی طرف سے ایئر لائن کی ملازمین سے امتیازی سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ PIA کے 2 حصوں میں ملازمین کا احتجاج کیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے راہیل علی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ لیسکو کا 9ویں اور 10ویں محرم کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ مرکزی جلوسوں کے راستوں پر اسپیشل ٹیمیں تعینات ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہد امین سے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل لیسکو انتظامیہ کی جانب سے 9 اور 10 محرم کو جو ہے وہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان کیا گیا، اور اس حوالے سے
انتظامات بھی جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. مونسون جو ہے وہ جاری ہے اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس کی وجہ سے تکنیکی خرابیاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس حوالے سے لیسکو کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہاں پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان اور چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں کیا کہنا ان کا. محرم الحرام جو ہے یہ تمام امت کے لیے قابل احترام مہینہ ہے اور بہت ہی زیادہ اس مہینے میں عبادات کا اور ہر حوالے سے بہت ثواب ہے. اس حوالے سے جو 10 محرم کے خاص طور پہ ایونٹس 9 اور 10 محرم کے آ رہے ہیں، لیسکو نے اعلان کیا تھا کہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے نا وہ بجلی کی سپلائی کی جائے گی اور لیسکو اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کروا رہا ہے. جہاں پر کوئی تکنیکی خرابیاں کمپلینٹ آ رہی ہے فوری طور پہ ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی لیسکو جو ہے اور لیسکو کا عملہ 24 گھنٹے اس بارش کے حالات میں بڑی آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں اور بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اپنی جانوں کی پرواہ نہ کیے بغیر وہ ایک مکمل جو ہے وہ سپلائی کو یقینی بنا رہا ہے. اور ہم نے یہ ٹارگٹ ہے ہمارا کہ انشاءاللہ 9 اور 10 محرم الحرام کے جو بھی پروسیشنز ہیں، جلوس ہیں، مجالس ہیں، وہاں پر ان انٹرپٹیڈ جو سپلائی ہے اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے یہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے کہ کہیں کسی جگہ کے اوپر لیسکو کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے. جی بالکل، چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا انتظامات ہیں. جہاں جہاں جلوس نکلیں گے میرا سٹاف آلریڈی ان کے کیمپوں میں موجود ہے، تو وہ جلوس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اگر کوئی راستے میں تار یا کوئی چیز آئے گی تو اس کو ہٹا کے اس کا راستہ کلیئر کریں گے. دوسری رہی بات، اگر کوئی ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنی ٹرانسفارمر ٹرالیز ارینج کی ہوئی ہیں اور وہ. شکریہ فہد اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جامعات میں اس طرح کے واقعات کا آپ کے علم میں ہے، گزشتہ عرصے لاہور کے ایک بہت معروف اسکول کے 2 بچیاں ایک بچی کو مار رہی ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ نشے میں شریک نہیں ہو رہی ہے. فیصل آباد کی یونیورسٹی کا اس طرح ایک واقعہ سامنے آیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پوری سچویشن کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ خود حکومت کے اعداد و شمار بتا رہی ہے کہ ہماری نئی نسل نوجوانوں کے 70 لاکھ ہمارے نوجوان نشہ کے عادی ہو گئے ہیں. یہی تو ہمارا مستقبل اور حال ہے. خود سینٹ میں وفاقی منسٹر میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسلام آباد کے سکولز اور کالج اور یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچیوں میں نشہ عام ہو رہا ہے. پائس کا نشہ جو تباہ کن ہے انسانی صحت کے لیے اور اخلاق کے لیے، وہ عام ہو رہا ہے. پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تعلیمی نظام میں سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے ایک بچہ اور بچی مجبور ہے کہ وہ اپنی استاد کے ساتھ رابطہ رکھے. نمبر وہ دیتا ہے اور ڈگری وہ دیتا ہے، حاضریاں وہ لگاتا ہے. اس مجبوری کو بھی بعض درندوں نے بچوں کے عصمت دری کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی ہے. میں اس لیے آج اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ استاد اور طالب علم کا رشتہ بہت مقدس ہے، لیکن چند بیڑیوں نے اور درندوں نے اس مقدس رشتے کو بھی تار تار کیا ہے. خاص کر یونیورسٹیوں کے اور کالجز کے اور گرلز ہاسٹل کے انتظامیہ نے، جس کا کام ہماری بچوں کی عصمت اور عزت کا تحفظ کرنا تھا، وہ خود اس دھندے میں انوالو ہو گئے ہیں. اور پورے ملک میں جو ڈرگ مافیا موجود ہے، انہوں نے منشیات سپلائی کے لیے انہی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ جو کالجز یونیورسٹیوں میں موجود ہے ان کے ذریعے منشیات ان تک پہنچانے کا دندش
शुरू किया है। मैं हैरान हूँ कि मुल्क में ANF क्या कर रहा है, जिनका बुनियादी काम नारकोटिक्स कंट्रोल है। हुकूमत क्या कर रही है, ये कोई पहली खबर तो नहीं है जो हमारे सामने आई है। गुज़श्ता कई सालों से इस तरह के इत्तलात आ रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत भी टस से मस नहीं होती, और सूबाई हुकूमतें भी, और यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर ने भी शायद आंखें या बंद की हैं, या वो भी गूंगी, बहरे और अंधे हैं, या उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन सही बात यह है कि इस वक्त हमारी इन तालीमी इदारों में एक आग लगी है। एक तरफ मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से, गैर इस्लामी रसूम की वजह से, और दूसरे तरफ इस तरह माफियास की वजह से एक अखलाकी बहरान से हमारी ये नई नस्ल और तालीमी इदारे दो चार हो गए हैं। और इन दिनों में वालिदैन के दिलों में एक आग लगी है कि वो तो अपने बच्चों को सुबह तालीम के लिए रुख़्सत करती है, तालीम के लिए उनको बेचते हैं, लेकिन वहाँ अगर वो आइस के शिकार हो जाते हैं, नशे का इंजेक्शन लगा। गैस माफिया ने भी महंगाई का बम गिरा दिया। LPG की कीमत में 20 रुपये किलो का गैर एलानी इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपये फ़ी किलो तक जहां पहुंची। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 908 रुपये महंगा हुआ। मार्केट में LPG पहले ही महंगी फरोख्त हो रही है। इसी पर मजीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। मौसम गर्मा में भी LPG माफिया जो है वो सरगर्म है, और LPG की कीमतों में मन मरजाह इजाफा जो है वो किया जा रहा है। शहर में कहीं भी जो है वो उगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं है। गैस माफिया की जानिब से फिर जो है वो LPG मजीद 20 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि गैस माफिया की जानिब से कीमत में रोजाना जो है वो ताज़ा इजाफा किया जा रहा है। सरकारी इदारे जो है वो इस मामले पर खामोश तमाशाई हैं। बड़े शहरों में इस वक्त LPG की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर जो है वो 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये इजाफा हो चुका है। घरेलू सिलेंडर 3068 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 11800 रुपये जो है वो महंगा हो चुका है। शुमाली इलाकों में LPG जो है वो 390 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शुमाली इलाकों में घरेलू सिलेंडर 4600 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 17,706 रुपये जो है उसकी कीमत हो चुकी है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का भी यही कहना है कि मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो इजाफा कर दिया है, और गैस माफिया जो है वो गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ है, मगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। फहद, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर लाहौर के गली मोहल्लों को लशपश करने का प्लान। तरक्याती कामों के लिए पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया। शहर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, शहर लाहौर के गली मोहल्लों को लशपश करने का ये प्लान है। तरक्याती कामों के लिए पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये शहर लाहौर के गली मोहल्लों को लशपश बनाने का प्लान बना लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में खसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया है, और ये तरक्याती काम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह भी खोल दिए हैं। लाहौर न्यूज़ को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है, और पंजाब हुकूमत की फंडिंग से LDA को 6 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया है, जिसमें BRB कैनाल, हडियारा ड्रेन से बरकी रोड और हेरपिंड में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। इसी तरह अटारी सरोबा, शमा कॉलोनी, उमर पार्क, यूसुफ टाउन और लाहौर के इलाका सोफियाबाद और इसकी मुल्हिका आबादियों में भी तरक्याती काम करवाने के लिए स्कीमों की मंजूरी दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक गोसिया कॉलोनी, यूनियन कौंसिल 133, यूनियन कौंसिल 162 और
63 में भी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी गई है। यूनियन कौंसिल 190 से लेके 195 तक और 180 से लेकर 189 तक जो यूनियन कौंसिल के नंबर हैं उनके लिए भी जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यूनियन कौंसिल 49, यूनियन कौंसिल 50 से लेकर यूनियन कौंसिल 58, 59 तक तरक्याती काम होंगे। जो स्कीमों की मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक गली मोहल्लों में पीसीसी, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के काम किए जाएंगे। डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा हफ्ते इन मनसूबाजात के लिए जो फंड्स हैं उनका भी इजरा कर दिया जाएगा। ठीक है जैनुल आबदीन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।